हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद अलवेला आप लोगों को आज क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है उसी तरीका क्वेश्चन से आपकी रूबरू करवाएंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे क्या और आपको समझना क्या है। तो इसमें से हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आप जानते होइएगा और कुछ टॉपिक्स नहीं जानते होइएगा। तो जो टॉपिक जानते हो वो आपका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं जानते वो भी सीख जाइएगा। तो आज तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रेनबो क्या होता है। तो रेनबो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण होता है, कंबाइंड इफेक्ट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन तीनों के कारण होता है। फिर ये सब जानकारी हम डिटेल में समझेंगे कि रेनबो कैसे प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो भी बनता है। फिलहाल इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जो टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं उसमें मेन टॉपिक्स क्या है मेरा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 9.7 तक का टॉपिक हम लोग कर चुके हैं पिछली कक्षा में। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो अलवेला फिजिक्स क्लासेस डालिए, आपका आ जाएगा ऑप्टिक्स करके। आप पिछले वीडियो में और इसे मैं इस जो पीछे का वीडियो है 9.1 से 9.7 तक का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तत्काल के लिए आप शुरू करते हैं सम नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट। मतलब सनलाइट जो पड़ता है ना, मतलब किसी भी जगह पे, जैसे वर्षा का बूंद पड़ता है तो रेनबो बन जाता है। ड्राई जगह पर पड़ता है तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का रूप में पानी दिखाई देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये सारा बात हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन नेचुरल फिनोमेना में दो ही चीज़ हम लोग आज पढ़ना है। एक रेनबो क्या होता है, इंद्रधनुष क्या होता है। बच्चे से आप लोग इंद्रधनुष पढ़े हैं। मतलब जब कोई व्हाइट लाइट किसी पृथ्वी से गुजर जाता है तो 7 भागों में टूट जाता था, ये पढ़े थे डिस्पर्सन में। लेकिन अब आपको पढ़ना है यदि कोई लाइट आकाश में जो वर्षा का बूंद रहता है वो भी ड्रॉप कर जाता है। कैसे रुक जाता है, जैसे हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, वर्षा का बूंद का प्रेशर कम हो गया तो हवा क्या हो गया, हवा में वर्षा का बूंद लटक गया और लटकने के बाद उससे जो व्हाइट लाइट पास करता है उससे वो व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक कर जाता है। इसीलिए ब्रेक कर जाता है क्योंकि 7 कलरों का जो रेड कलर है वायलेट सबका वेवलेंथ डिफरेंट होता है। इसी घटना को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो आप इतना समझ सकते हैं और इसी के कारण रेनबो बनता है। तो व्हेन व्हाइट लाइट, जब कोई व्हाइट लाइट, यहाँ पर व्हाइट कर दीजिए, लाइट नहीं व्हाइट लाइट, यहाँ करिए व्हाइट लाइट पास थ्रू एनी वाटर ड्रॉप, मतलब वर्षा रेन ड्रॉप भी कर सकते हैं। रेन ड्रॉप से पास करता है कोई वर्षा का बूंद। तो कौन पास करता है, तो व्हाइट लाइट पास करता है। किससे पास करता है, रेन ड्रॉप में पास करता है। तो दो चीज़ तो आपको एग्जाम्पल, दो घटना घटेगा। तो इट स्प्लिट इनटू 7 डिफरेंट कलर, ये 7 भागों में टूट जाता है जिससे रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो बन जाता है। रेनबो में क्या होगा कि 7 कलर होगा, रेड येलो वायलेट इंडिगो सब होगा। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ VIBGYOR विजियोर बन जाएगा। मतलब ये 7 कलर बन जाएगा इसमें। मतलब ये वायलेट कलर का रेड कलर सबसे, मतलब वायलेट बहुत छोटा दिखाई देगा, सबसे बड़ा हम दिखाएगा आपको रेड, अभी बीच में 7 कलर रहेगा। तो ये हो गया रेनबो। रेनबो कहाँ से आया, तो व्हाइट लाइट जब किसी वाटर के ड्रॉप से पास करता है तो 7 कलरों में ब्रेक कर जाता है। इसी घटना से सन के अपोजिट डायरेक्शन, सन यदि ईस्ट में है तो वेस्ट में आपको रेनबो दिखाएगा और सन यदि ईस्ट में है तो वेस्ट में, वेस्ट में है तो ईस्ट में। मतलब सन को आपको ऑब्जर्वर को, जो देखने वाला है उसको, सभी आदमी रेनबो को नहीं देख सकता है। जो रेनबो को देखना चाहता है उसके लिए उसका पीठ जो होता है ना सन की तरफ होना चाहिए। मतलब जिधर सन है उधर आपका ऑब्जर्वर का बैक होना चाहिए, पीठ होना चाहिए, तो आपको दिखाई देगा। वही लिखा हुआ है, ऑब्जर्वर कैन सी रेनबो ओनली व्हेन ऑब्जर्वर बैक इज फॉरवर्ड टुवर्ड द सन। जब ऑब्जर्वर का बैक किधर होगा, सन की तरफ होगा। मतलब मान लीजिए कि इधर है सन है, इधर आपको कोई मान लो कि रेनबो बन रहा है तो आपका ये जो बैक है वो सन की तरफ है, तो इधर रेनबो दिखा, और इधर सन आ गया तो आपका बैक इधर हो जाना चाहिए और रेनबो इधर बनेगा। मतलब जो ऑब्जर्वर है पूछेगा कि ऑब्जर्वर का बैक मतलब पीठ रेनबो देखने के लिए किधर होना चाहिए, तो टुवर्ड द सन होना चाहिए, सन की तरफ होना चाहिए, तो रेनबो दिखाई देगा। रेनबो एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये एग्जाम्पल किसका है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट का है। लेकिन ये डिस्पर्सन जो है, डिस्पर्सन के साथ भी कंबाइन इफेक्ट होता है। कंबाइन इफेक्ट में क्या क्या होता है समझ लीजिए। यहाँ रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन शॉर्टकट में समझिए।
रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है, मतलब तीनों घटना होता है इसमें। लेकिन मेन एग्जांपल ये डिस्पर्सन है क्योंकि 7 भागों में लाइट टूट रहा है। रेनबो के बाद हम लोग को पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके बाद पढ़ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आए ह्यूमन आई में आप यदि इंट्रोडक्शन भी देखिएगा ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। ह्यूमन आई में क्या होता है, ह्यूमन एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो किसी ऑब्जेक्ट को देखने में हमको हेल्प करता है। ये ह्यूमन आई पढ़ेंगे। उसको ह्यूमन आई जिसको नहीं देख पाएगा उसको देखेगा सिंपल माइक्रोस्कोप, मतलब इसका मैग्निफिकेशन 9 टाइम्स बड़ा होगा, मतलब ये 9 गुना बड़ा दिखाई देगा, मतलब 9 गुना। और कंपाउंड मैक्रो का मैग्निफिकेशन 100 तक हो सकता है, मतलब 100 गुना बड़ा दिखाई देगा। उसका टेलीस्कोप फार ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करेगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को रेगुलर देखिएगा, एंड तक देखिएगा। यदि आज को एक बार कोई वीडियो समझ में तो दूसरा बार देखिएगा। पिक लेना है तो पिक ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेने से कुछ मिटाएंगे। और रेनबो के बाद आपको बताएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वीडियो को आगे बढ़ने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। अब जो पढ़ते हैं उसमें देखिए आपको नॉलेज कितना मिल रहा है। चलिए, तो आप एक बार समझ लीजिए, अलबेला फिजिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको स्टडी करवाएंगे सब नेचुरल फिनोमेना ड्यू टू सनलाइट, जिसमें आपको रेनबो थोड़ा बताए भी है। रेनबो में भी 2 प्रकार का होता है, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ाएंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाएंगे, ह्यूमन आई पढ़ाएंगे, माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे। माइक्रोस्कोप में 2 सिंपल और कंपाउंड पढ़ने वाले हम लोग, और टेलीस्कोप पढ़ने वाले। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना वीडियो को लेट के हुए। तो आज हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ गए हैं, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट का मतलब होता है जब कोई लाइट प्रिज्म से गुजरता है तो 7 कलरों में टूट जाता है, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। अब प्रिज्म को हटा को यदि नेचर यहाँ पर कोई रेनबो या कोई वाटर का ड्रॉप कर लेगा, वाटर का ड्रॉप से यदि कोई लाइट पास कर जाएगा तो वो भी 7 कलरों में टूट जाएगा। मतलब वाटर ड्रॉप यहाँ प्रिज्म की तरह बिहेव करने लगेगा और उससे जो 7 कलर बनेगा उसको हम रेनबो करेंगे। तो रेनबो में मेन बात क्या है कि जो 7 कलर होता है इसलिए होता है कि सभी का वेव लेंथ अलग अलग होता है। वेव लेंथ, सारे कलर का वेव लेंथ अलग अलग होता है। वेव लेंथ अलग अलग होता है, मतलब रेड का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए रेनबो में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ रेड दिखाई देगा और सबको वायलेट दिखाएगा। और ए एब्जॉर्बर कैन सी द रेनबो ओनली, कोई भी एब्जॉर्बर रेनबो को तब देख सकता है, कोई भी रेनबो एब्जॉर्बर को तब देख सकता है जब उस एब्जॉर्बर का पीठ बैक फॉरवर्ड द सन की तरफ होना चाहिए। और इसमें कंबाइन इफेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन। मतलब यहाँ पर 3 घटना होता है। यहाँ पर लाइट जो ड्रॉप में प्रवेश करता है वहाँ रिफ्लेक्शन होता है, फिर अंदर आके इस सतह से टकराता है तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, और फिर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। मतलब लाइट यहाँ टकराएगा, फिर ड्रॉप के अंदर जाएगा, फिर इंटरनल सबसे चीज़ का इंटरनल होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ डिस्पर्सन भी होता है, जहाँ 7 में टूटता है, डिस्पर्सन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है। तीनों घटना होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन मेन घटना किसका है? डिस्पर्सन का है। रेनबो एग्जाम्पल किसका है? डिस्पर्सन ऑफ मेन लाइट का। मेन एग्जाम्पल ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट को है। अब हम बताएंगे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम आपको बताएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बताएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम बताएंगे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम बताएंगे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हम आपको बताएंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बताएंगे आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वालिटी देखते रहिएगा, दिल लगा के मन लगा के जब पढ़िएगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ऑप्टिक्स अपने आप में थोड़ा सा कम्प्लेक्स टॉपिक्स भी है, लेकिन मज़ेदार टॉपिक्स है। हेडिंग होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और ये सब क्लास में 10th में पढ़ चुके हैं। जो 10th CBSE का बच्चा है, क्लास 10th का बच्चा भी देख सकता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हर एक पिक लेने के बाद वीडियो का पोजीशन देख लिया कीजिए। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो जब कोई लाइट अर्थ के सरफेस से मूव करता है या अर्थ के सरफेस से मूव करता है तो सन से आता है, तो सन से अर्थ तक आने में क्या वो आसानी से आ जाता है? नहीं। सन से अर्थ तक आने में सनलाइट को कई धूल कणों से टकराना पड़ता है। जैसे आपको हम ये वीडियो बता रहे हैं तो इसके पीछे कई मेहनत लगा हुआ, कितना नॉलेज छिपा हुआ है।
तो सन से लाइट निकलेगा और अर्थ के सरफेस पे आएगा, इसलिए ऐसे ही नहीं आ जाएगा, कई धूल कणों से टकराएगा और धूल कणों टकराने को मज़ा नहीं आएगा उसका, वो फैल जाएगा चाहे तो वो अपना रास्ता बेंड कर लेगा। इसी घटना को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे। इसका एक एग्जाम्पल है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाता है, तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन, बराबर टॉपिक लिखना शुरू, कॉपी कलम उठाइए और जब ये वीडियो लिखते हैं और जो दिखाया जाता है तो लिखना भी शुरू कर दी, समझ में आ जाएगा। तो व्हेन sunlight comes on the earth surface, then it collide with many dust particle and bend from main path and spread in all direction. That phenomena is known as scattering of light। जैसा कि जानकारी है, बहुत दिनों से आप लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट के क्लास 10th में भी पढ़े हुए हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही मान लीजिए सन का लाइट है, सन का रोशनी है, यहाँ से कोई सन आके अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, तो ये इतना आसानी से नहीं, इसके पार्टिकल डस्ट पार्टिकल टकराएगा और टकराने के बाद ये अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा। इसी घटना को कहते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पढ़ते वक्त दिमाग डेविएट हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट कर करके देखिए वीडियो को, लेकिन वीडियो देखिए ज़रूर, क्योंकि आपका भविष्य इसी पर आधारित है। आप पढ़िएगा दिल लगा के, मन लगा के, तभी तो आपका नसीब अच्छा होगा। नहीं तो मोबाइल तो बहुत चलाने वाला बहुत हो गया है। वीडियो देखिए तो क्वालिटी को समझिए कि वीडियो के कहने का मतलब क्या है, शांत दिमाग से देखिए। और आपको यदि थोड़ा सा भी दिमाग करता होगा पढ़ने का ना, तो जैसे हम बोलते वैसे भी आप लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ है व्हेन सनलाइट, तो लिख सकते हैं आप कॉपी में, व्हेन सनलाइट कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे आता है। कहाँ से आता है, तो सनलाइट सन से चल के अर्थ के सरफेस पे आता है। तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं सन कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट कोलाइड विथ मेनी डस्ट पार्टिकल, एक धूल कणों से हजारों करोड़ों कणों से लाइट टकराता है। और लाइट का भी तो 7 कलर है ना, वायलेट है, इंडिगो है, रेड है। तो रेड बड़ा बड़ा धूल कण से टकराएगा, रेड बड़ा धूल कण से टकराएगा क्योंकि उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जबकि वायलेट छोटा छोटा कणों से टकराएगा क्योंकि उसका आकार छोटा होता है। बड़ा आकार से टकराएगा तो लौट ही जाएगा। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट कलर का होता है क्योंकि सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा हो तो उसको दिक्कत सबसे ज़्यादा होता है। आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका एक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी होगा, मतलब आर्थिक कमजोरी भी होगा। यदि आप आर्थिक रूप से स्ट्रांग हो जाते हैं तो बहुत सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसी तरह का जो वायलेट होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, इसलिए उसका टक्कर सबसे ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग भी सबसे ज़्यादा हो। एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस कलर का होता है, वायलेट कलर होता है। सबसे कम किसका होता है, रेड का, इसलिए सूर्योदय और सूर्य लाल दिखता है। तो और डायरेक्शन, जब वो सनलाइट मेन कलर से टकराएगा तो सभी दिशाओं में फैल जाएगा। मतलब लाइट अर्थ के सरफेस पर आना चाहेगा तो आने में जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल है उसको डिस्टर्ब करेगा, और एटमॉस्फेयर के पार्टिकल जैसे वो टकराएगा तो अपना रास्ता बदल लेगा, मुड़ के आ जाएगा। और अर्थ सरफेस से पहुँचना ही है लेकिन मुड़ के आएगा। तो अर्थ के सरफेस पे पहुँचने में लाइट को जो कठिनाई होता है, डस्ट कलर से टकराना पड़ता है, वो अपना रास्ता को बेंड करना पड़ता है। इसी और दिशा में टकराने का सभी दिशा में फैल जाता है। आपके घर रोशनी नहीं आता, फिर भी दूसरे की दीवार से टकरा के आपके घर में लाइट आ जाता है। तो लाइट के फैलने की वजह से होता है, जिसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया। बहुत चीज़ा फिर वीडियो सब डाला गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बत्था खराब कर देगा आपका। दिल लगा के इसको पढ़ लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका दोस्त भटक रहा है उसको भी लाइए, आराम से प्लेटफॉर्म पर लाइए, समझ में अच्छे से आएगा। व्हेन सनलाइट, जब कोई सूरज की रोशनी अर्थ के सरफेस पे आता है, कहाँ से आता है, सन से अर्थ के बीच आता है, तो कई धूल कणों से टकराता है। और कई धूल कणों से टकराने के बाद वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। और अलग अलग दिशाओं में जो फैल जाता है
इसी घटना को बोलते हैं हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब नेचर में इसके कारण भी कुछ कुछ होता है। जैसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, पूछता है, कई बार पूछ चुका है। क्योंकि आकाश का रंग नीला स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देता है। क्यों देता दिखाते हैं, क्वेश्चन लिख लेंगे यहाँ पे, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, यहाँ से एक ही क्वेश्चन आता है, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। टिक लेना, ले लीजिए ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नोन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ आगे कैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या समझ में आएगा कि व्हाइट सनलाइट अर्थ के सरफेस पे पहुंचेगा, और जब अर्थ के सरफेस पे लाइट पहुंचेगा तो कई धूलकणों से टकराएगा, और कई धूलकणों से टकराने के बाद अपना रास्ता बदल देगा। इसी घटना को आप कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन एक बहुत इजी, बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। क्वेश्चन हमारा 10th में भी पूछता, 12 में पूछता, दोनों में पूछा था। व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। 7 कलर है व्हाइट लाइट में, तो फिर सारे कलर को छोड़ के व्हाइट लाइट आकाश नीला ही क्यों दिखता है? तो आंसर होगा एक लाइन में, यदि पूछता दोनों में, दी स्काई। आप जैसे हम दी स्काई लिखेंगे, आपको तो लिख सकते हैं दी स्काई, समझ में ईयरफोन लगा लीजिए। अब दी स्काई सुनिए तो लिखे दी स्काई, प्रैक्टिस होता रहेगा, आपका दिमाग पूरा इंगेज रहेगा। दी स्काई अपीयर्स मतलब दिखाई देता है, ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक लाइन में रहेगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण कैसे? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन वेवलेंथ। तो स्मॉलेस्ट वेवलेंथ किसका होता है? वायलेट कलर का। मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ मतलब लैम्डा जो मिनिमम होगा वो होगा वायलेट कलर का, और वायलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा। जो जिसका वेवलेंथ जितना छोटा होगा, ध्यान रखिएगा, जिस लाइट का वेवलेंथ जितना छोटा होगा उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा बेंड कर जाएगा, बच्चों वो बहुत ज़्यादा मुड़ेगा वो। तो यहाँ पर स्कैटरिंग मैक्सिमम होगा, स्कैटरिंग इज मैक्सिमम। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट का होता है, सबसे ज़्यादा ये मुड़ता है, तो आकाश का रंग वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन वायलेट नहीं दिखे क्योंकि इसका वेवलेंथ इतना छोटा कि आँख इसको देख ही नहीं पाता है। स्कैटरिंग तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग पूछेगा किसका होता है, जेईई मेन, एडवांस, यूपीएससी, बीपीएससी कहीं भी पूछ सकता है, तो वायलेट कलर का मैक्सिमम स्कैटरिंग होगा। और मिनिमम स्कैटरिंग, मिनिमम स्कैटरिंग रेड का होगा, सबसे कम रेड का होता है। लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होगा, मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर का होता है, कल ही बता दिए थे। मैक्सिमम वेवलेंथ पीछे पर वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर का होता है। तो रेड सूर्योदय समय दिखता है, लेकिन स्कैटरिंग सबसे वायलेट का होता है। लेकिन अब दिखता है आपको ब्लू, तो इंडिगो और वायलेट नोट सीन क्लियर नहीं दिखाई देता, नोट सीन, क्योंकि स्कैटरिंग उसी दोनों का होता है। तो इसका वेवलेंथ कम होने का ये दोनों दिखाई नहीं देता। तीसरा नंबर पर ब्लू आता है, इसलिए नेक्स्ट में इस दोनों के बाद सबसे कलर ब्लू का होता है, इसलिए स्काई अपीयर्स करता है ब्लू, है ना।
और उसके वायलेट का उससे कम हो, रेड से के बाद थोड़ा सा कम होता है येलो का, ऑरेंज का, लेकिन बीच में मीन कलर ब्लू का हो जाता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और ब्लू कलर आपके लिए आँख के लिए यूजफुल होता है, आसानी से देख पाता है। इसलिए सारे पेन पेंसिल सब ये सब ब्लू लिखता रहता है, पेन सब। ब्लैक भी ज़्यादा लोग यूज नहीं करता, रेड भी यूज नहीं करता है, ग्रीन भी यूज नहीं करता, सबसे ज़्यादा लोग यूज करता है ब्लू पेन, क्योंकि ब्लू कलर का आँख में बैड इफेक्ट कम पड़ता है। रेड कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए किसी को भी नहीं, क्योंकि उस पर आँख पे ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा दूर से ही चमकने लगा बस। इसलिए रेलवे का जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का होता है, कि लोग ट्रेन ड्राइवर जो होता है वो बहुत दूर से ही पता कर लेता है कि कोई खतरा है, डेंजर है, तो अपनी गाड़ी के रफ्तार को कम कर लेता है। फिर अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे स्केटिंग ऑफ लाइट हो गया, उसके बाद आपको हम बताएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हेडिंग है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और यूसी 9.1 में ह्यूमन आई पढ़ेंगे हम लोग। पिक लेना तो पिक ले लीजिए इसका, वाई स्काई पियर्स ब्लू याद रहता है हमको, थोड़ा सा आप लोग समझिए, ऐसे दिमाग शांत करके वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। ये टोटल 6 टॉपिक्स था हमारा, जिसमें पूरे मैंने ऑप्टिक्स को समझाने का कोशिश किया। रे ऑप्टिक्स को कम्प्लीटली लेक्चर 1 से 6 तक आप 6 घंटा 5 घंटा दिल लगा के एक दिन 4 घंटा बैठ के पढ़ लेते हैं, तो फिर आपको कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन आसानी से आपका बन जाएगा, कहीं दिमाग नहीं लगाना, बस एक बार बेला फिर पे आना है, बस समझ में आ जाएगा। ह्यूमन आई पढ़ाएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आज का मेरा हेडिंग है ह्यूमन आई या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ही के अंदर ही ह्यूमन आई पढ़ना। लास्ट में हम लोग पहुँच चुके हैं 9.9 में, लेकिन 9.9 में आपको लगता है कि एक ही टॉपिक है जब सिलेबस देखिएगा तो, लेकिन 9.9 के अंदर 2 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स है। ह्यूमन आई, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो 3 हो गया, और टेलीस्कोप 4 टॉपिक्स है 9.9 में। तो हम लोग पढ़ेंगे 9.9 का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब तो यंत्र होता है, सारे यंत्र जो है ना मनुष्य ने बनाया, जैसे मार्कर हो गया, मोबाइल हो गया, कोई वीडियो शूट करता है, कैमरा हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, किताब हो गया, कॉपी, सारा चीज़ मनुष्य ने बनाया। लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सुन के शायद सुने हो या नहीं, जो इंसान ने नहीं भगवान ने बनाया है, वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका आँख है, ह्यूमन आई है, क्योंकि ये किसी ने मनुष्य ने नहीं बनाया है, ये ह्यूमन आई हमारा आँख है या आपका आँख है, जिसके साथ आप वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है एक डिवाइस है जो किसी वस्तु को देखने में हेल्प होता है, और जो सारे जो ऑप्टिकल डिवाइस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस से मिलके बने होते हैं। तो ऑप्टिकल डिवाइस एक डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस व्हिच हेल्प टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड और व्हिच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट, इट इज दैट instrument which help to see object clearly, जो किसी वस्तु को देखने में हमको हेल्प करता है, आसपास रूप देखने में हेल्प करता है। इट इज बेस्ड ऑन द principle of convex lens and nature of light. अब देखिए कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग वैज्ञानिक को अलग अलग कंसेप्ट है, लेकिन आपको मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। सारा इंस्ट्रूमेंट चाहे माइक्रोस्कोप हो, चाहे ह्यूमन आई ही क्यों आई हो, या मैक्रोस्कोप हो, सिंपल माइक्रोस्कोप हो, या टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एग्जाम्पल ही है इसका, एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फला ह्यूमन आई हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और माइक्रोस्कोप का एक सिंपल एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया,
और नेक्स्ट जो हो गया वो टेलीस्कोप हो गया। तो तीन चारों को आप गौर से देखिएगा तो आँख भी देखने में हेल्प करता है। जिसको आँख नहीं देखता है छोटी वस्तु को, उसको 9 ग्राम माइक्रोस्कोप देखता है। जिसको माइक्रोस्कोप नहीं देखता उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखता है। जो बहुत दूर तारा उरा है उसको हम टेलीस्कोप से देखते हैं। मतलब इसको देखने के लिए आपको स्टार सबको देखने, स्टार, सन, मून सबको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वेरी नहीं लगे, स्मॉल, छोटा स्मॉल ऑब्जेक्ट को, और ये ऑल ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है। पिक ले लीजिए, यही था ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मज़ा आ गया होगा शायद, दिल लगा के देखिएगा तो। एक और समझ लीजिए कि होता क्या कि दिमाग में कभी कभी कोई बात समझने के बाद ही भूल जाते हैं, तो वीडियो को रोक रोक को देखिएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशीय यंत्र, इट इज दैट इंस्ट्रूमेंट, यह यंत्र है which help to see ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो सभी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करता है। यदि आपके पास नॉलेज होगा तो किसी वस्तु को आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को आप नॉलेज अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। और अच्छे से देखने के लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो नेचर में लाइट नहीं रहेगा तो भी आँख नहीं काम करेगा, आँख रहेगा लाइट नहीं रहेगा तो भी, तो लाइट और आँख दोनों जरूरी है। तो बाहर से नेचर ऑफ लाइट जाना चाहिए और आँख में होता है कॉन्वेक्स लेंस। इसीलिए इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड नेचर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। और इसका एग्जांपल हो गया आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ह्यूमन आई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो सबसे पहले आप डिस्कशन करेंगे हम 9.1 टॉपिक में ह्यूमन आई क्या होता है और ह्यूमन आई में कौन कौन सा डिफेक्ट होता है। ये क्लास 10th में जो पढ़ाया गया तो फिर 12 में पढ़ने की क्या जरूरत पड़ा। तो आज हम लोग का जो नेक्स्ट हेडिंग होगा 9.1.1 वो होगा दी आई। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ही है आई। देखो आई क्या होता है, आँख क्या होता है। सबके पास आँख है लेकिन कैसे काम करता है समझिए। 9.1 टॉपिक से है आई, दो आई, दो आई, आई, आई क्या हो। इसको कहीं कहीं ह्यूमन आई मानव नेत्र भी लिखता है। मनुष्य, खासकर मनुष्य की आँख के बारे में बताया जा रहा है। उसे आँख सब वैसे ही काम करता है, ह्यूमन आई, मानव नेत्र। डायग्राम था समझते उसके बाद अच्छे से हम समझेंगे क्या होता है। ये ऐसा ले लेंगे ड्रॉ, यहाँ पे एक लेंस बना लेंगे, इसके अंदर ये लेंस होता है। ये लेंस के दोनों किनारा पे कोई दो लाइट आता है अलग अलग के ऊपर, टॉप से और बॉटम पे, और ये टकरा के रेटिना पे इमेज बनता है। यही लेंस का खासियत है कि जो इनकमिंग रे ऑफ लाइट होगा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट होगा, जितने भी इंसिडेंट लाइट होगा, ऑल इंसिडेंट लाइट का इमेज जो होगा रेटिना पर बनाएगा, इमेज रेटिना बनेगा। यदि आने वाली सभी वस्तुओं का इमेज रेटिना पर बन रहा है तो आँख किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेगा। एक और समझ लीजिए, जितने भी दूर से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, यदि आपके आँख के रेटिना पर उसका इमेज स्पष्ट रूप से बन रहा है, मतलब आगे पीछे नहीं बन रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। लेकिन यदि रेटिना से पहले बन जाता है तो भी देखने में प्रॉब्लम होता है, और रेटिना के बाद बनता है तो भी देखने में प्रॉब्लम होता है। इसको बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तो पहले लिख लेंगे आई, इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which help to see various object. Construction, it is consist of convex lens, it is
consist of a small focal length of convex lens, a small focal length of convex lens, for true eye all image must be formed at रेटिना। तो यही तो उम्मीद है। मानव नेत्र क्या है? एक प्रकाश से यंत्र है, सिंपल सा दिमाग लगा, जो सभी तरह के वस्तुओं को देखने में मदद करता है। यह स्मॉल फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉन्वेक्स लेंस का काम ही है, बताए हैं, कि इमेज को रेटिना पर डालना। यदि रेटिना पर इमेज बनेगा, ट्रू आँख वही है, सही आँख वही है जो ऑल ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना बनाता है। यदि इमेज रेटिना पर बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हमारे आँख के सामने है, वो हमें तभी दिखाई दे रहा है जब उसका इमेज रेटिना पर पड़ रहा है। आप मेरे वीडियो को तभी देख पाते हैं जब मेरा इमेज आपके रेटिना पर जाके बनता है, या किसी बुक को तभी पढ़ पाते, जो लेटर को तभी पढ़ पाते हैं जब उस लेटर का इमेज आपके रेटिना पर जाके बनता है, तो आप आँख से उसको देख पाते हैं। आँख और ब्रेन के बीच एक ऑप्टिकल नर्व्स होता है, वो नर्व्स एक्टिवेट होता है लाइट पड़ने के कारण, ब्रेन ऑर्डर देता है, तो जाकर वस्तु को हम देख पाते हैं। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे कि डिफेक्ट कैसे इसमें हो जाता है, बीमारी कैसे हो जाती है और इसका इलाज कैसे करेंगे। पिक ले लीजिए अच्छा सा, तो जितना पिक होता है समझ भी जाइएगा। इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है व्हिच हेल्प टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। ये अलग अलग वस्तुओं को देखने में मदद करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना होती है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल फोकल लेंथ, ये छोटे फोकल लेंथ का बना होता है, और कन्वेक्स लेंस का बना, वो ऐसा कन्वेक्स लेंस से बना होता है जिसका फोकल लेंथ छोटा होता है। ये सही आँख वही है जिसका सभी इमेज रेटिना पे जाके बनता है। टू आई के लिए ऑल इमेज मस्ट बी फॉर्म एट रेटिना। सही आँख वही है जिसका इमेज रेटिना पे बनता है। तो इसमें एक ही चीज़ बार बार पूछता है कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा मेरा डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा मेरा डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा मेरा डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा मेरा डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा डिफेक्ट ऑफ विजन। नेक्स्ट हेडिंग होगा डिफेक्ट ऑफ विजन। बहुत आसान और बहुत सिंपल भाषा में मैं समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूँ। जितने वीडियो बहुत तरह तरह का बात आपको खोल देगा, डिस्ट्रैक्ट कर देगा। सिर्फ यही वीडियो है जो आपको स्पष्ट रूप से बता पाएगा, स्पष्ट रूप से रेटिना समझाएगा, इमेज बताएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो ना एटिंग है हमारा डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन ये क्या होता है? दृष्टि दोष। ये बार बार पूछता है कि डिफेक्ट ऑफ विजन से क्या समझते हैं आप। तो जब कोई मनुष्य के आँख के अंदर जो लेंस है वो अपने या तो उसका पावर घट जाता है या कभी बढ़ जाता है। तो ड्यू टू लॉस द एबिलिटी ऑफ पावर ऑफ लेंस एंड इंक्रीज द पावर ऑफ लेंस, इमेज डू नॉट फॉर्म एट रेटिना। यदि किसी मनुष्य के आँख के अंदर किसी कारणवश ध्यान देना, किसी कारणवश उसके आँख में जो रेटिना है वहाँ इमेज नहीं बन रहा है। तो बन कहाँ रहा है? इमेज तो बन रहा है लेकिन रेटिना पर नहीं बन रहा है। या तो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद बन जाता है। तो ऐसा यदि हो जाता है तो उसे स्पष्ट रूप से कोई वस्तु नहीं दिखता है। मतलब कभी नज़दीक दिखाई देता है तो दूर नहीं, कभी दूर दिखाई देता है तो नज़दीक नहीं। तो ऐसी घटना को हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तो इफ इमेज डू नॉट फॉर्म एट दैट रेटिना, ये रेटिना से आगे बन जाए रेटिना, तो रेटिना पर तो नहीं बन रहा है। यदि किसी वस्तु का इमेज रेटिना पर नहीं बन रहा है तो स्पष्ट रूप से उस वस्तु को नहीं देख पाएगा। और यदि उसे उस स्पष्ट रूप से वस्तु से नहीं देख पाएगा तो आँख में उसे प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसी प्रॉब्लम का नाम है डिफेक्ट। डिफेक्ट मतलब दोष, प्रॉब्लम, क्रिटिकल प्रॉब्लम हो गया कि आँख से दिखाई नहीं दे रहा बाबू, है ना, दोनों आँख पार हो जाएगा, मतलब रहते हुए भी दिखाई नहीं देगा। देखा है पहली बार बुआ का आँखें दोनों पार हो गया। छोटे छोटे बच्चों को देखो कि चश्मा लगाना पड़ता है। जितना स्टैंडर्ड फैमिली है, एक्सरसाइज फिजिकल नहीं कर रहा है तो उस बच्चे का दौड़ धूप नहीं हो पाता, तो उसकी आँख खराब होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। हम दिखाते हैं कि ह्यूमन आई में क्या डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। इफ इमेज
डू नॉट फॉर्म्ड एट रेटिना then man can not see any object clearly. That phenomena is known as डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए आप पढ़ते रहते हैं, कभी कभी आपको माथा दर्द करने लगता है, कभी झपसाने लगता है, ये सब प्रॉब्लम है आँख के अंदर, डॉक्टर जरूर दिखाइए। आँख बहुत सेंसिटिव होता है, आई वेरी सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है। यदि किसी मनुष्य के आँख है, आई है, और वो आई के द्वारा इमेज रेटिना पर नहीं बना पाता है, रेटिना पर इमेज नहीं बन पाता है, रेटिना पर इमेज नहीं बन पाता, इमेज आई पे आई रेटिना पे इमेज नोट फॉर्म होता है, नोट फॉर्म होता है, नहीं दिखाई देता है, नोट फॉर्म होता है, बनता ही नहीं है, तो उसी को कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ओके, लिख लीजिए, लिख ले लीजिए। डिफेक्ट ऑफ विजन पूछता है भी है या इसको भूलिएगा नहीं। ऐसा प्रॉब्लम जैसे न तो नियर दिखा, कभी नियर प्रॉब्लम हो जाता है, नज़दीक नहीं दिखाई देता है, कभी फार प्रॉब्लम होता है, कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, दोनों प्रॉब्लम हो जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप डिफेक्ट ऑफ विजन अच्छे से समझ गए होइएगा, और यदि नहीं समझे तो वीडियो को रोक के देखिए, फिर से समझिए। इफ इमेज, यदि प्रतिबिंब डू नॉट फॉर्म एट रेटिना, रेटिना पे नहीं बनता है, देन मैन कैन नॉट सी क्लियरली एनी ऑब्जेक्ट, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। यदि किसी मनुष्य के आँख के अंदर रेटिना पे ही इमेज नहीं बने तो मनुष्य स्पष्ट रूप से किसी वस्तु को नहीं देख पाएगा। इसी डिफेक्ट को बोलते हैं हम डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट इन द आई, जो प्रॉब्लम आँख के अंदर प्रोड्यूस हो गया, उत्पन्न हो गया है, उसी को बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। तब ये कितने प्रकार का होता है, तो हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा, इसका रिमेडी बता देंगे, हेडिंग डालेंगे, दे आर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। यदि वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझने में क्वालिटी में किसी से प्रॉब्लम हो, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कमेंट कीजिए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक हो अपने स्टूडेंट को, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए वीडियो, है ना, लाइक कीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब शेयर, आपका एक शेयर किसी की किस्मत को बदल सकती है। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। तो अब हमारा जो टॉपिक्स है ना आगे, वो है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। अब समझ गए बच्चे कि डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है, कि यदि आँख के अंदर रेटिना पे इमेज नहीं बनता है तो उसी को डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। और जो भी आपके दोस्त क्लास 10th में है या 12 में है, छोटे भाई, उस सबको ही बोले देखने के लिए, क्योंकि हुमेन आए आपको क्लास 10 और 12 में सेम ही है, मतलब यहाँ क्लास 10th के बच्चे भी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को, और क्लास 12 के बच्चे भी देख सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन में देयर आर बहुत सॉफ्ट सिंपल है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन 4 प्रकार का है, चारों का नाम जान लेते हैं, फिर बारी बारी से डिस्क्राइब करेंगे, 1, 2, 3 और 4। पहला है मायोपिया, और मायोपिया का दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, मतलब जिसमें नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है, मतलब नियर दिखाई देता है, नियर सी क्लियरली, स्पष्ट रूप से, फार
दूर का नहीं दिखाया था। फार नोट सी। इसके उपचार करने के लिए इसका पावर बढ़ गया था, इस नज़दीक दिखाई देता है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। इतना भी दिमाग रखे तो बहुत हो गया। कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। बस ये ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें सिर्फ नज़दीक का दिखाई देता है। जैसे मतलब कि लड़का को क्लास के आगे वाला बेंच पर बिठा देंगे तो दिखाई देगा किस लड़का को, और पीछे वाला बेंच पर जाकर बिठा देंगे उसको दिखाई नहीं देगा। तो किसी लड़का को बोर्ड पर यदि पीछे क्लास की कोई लड़का सबसे पीछे वाला बेंच पर बैठा हुआ है और उसे नहीं दिखाई देता है, कि टीचर उसे आगे के बेंच पर बैठा दे, वो देखने लगे तो उस लड़का के अंदर मायोपिया है, शॉर्ट। तो उस डॉक्टर उसको डॉक्टर के पास ले जाकर कौन सा लेंस देगा? कॉनकेव लेंस, नेगेटिव दे देगा। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर का ही दिखाई देगा। लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस मतलब फार सी क्लियरली, नियर नोट सी, नज़दीक नहीं दिखाई देता, नियर का दिखाई नहीं देता। तीसरा होता है प्रेस बायोपिया। इसको यूज कर दिखाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का, इसको उपचार के लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाएगा। तीसरा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में न तो नियर दिखाई देगा और न फार दिखाई, दोनों नहीं दिखाई, नियर फार दोनों प्रॉब्लम आ जाएगा, नियर फार दोनों प्रॉब्लम होगा। इसके लिए चाहिए बायोफोकल लेंस, जो कॉनकेव लेंस से कॉनकेव दोनों से मिलकर बायोफोकल लेंस में इस्तेमाल किया जाता है, बायोफोकल लेंस। और लास्ट होता है एस्टिग्मेटिज्म। लास्ट हो जाएगा एस्टिमेटिज्म। एस्टिमेटिज्म में क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? नियर फार, इसमें कॉर्निया कर्वर्चर होगा तो हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, तो वर्टिकल नहीं, वर्टिकल देगा तो इसको चाहिए सिलिंड्रिकल लेंस। और पता नहीं बिहार बोर्ड को क्या टेंशन है, जब भी क्वेश्चन पूछता है कि इसी दोनों में से एक पूछता है कि मायोपिया के उपचार के लिए कौन सा लेंस क्या था? कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रो के लिए क्या? कॉन्वेक्स लेंस। इसी चारों में से एक निश्चित पूछता है, अवश्य पूछता है, अवश्य पूछेगा, अवश्य आएगा परीक्षा में, आएगा एग्जाम में, एग्जाम अवश्य आता है, नहीं आने की कोई संभावना ही नहीं है। पूछेगा मायोपिया के इलाज कौन सा लेंस से किया जाता है? कॉनकेव लेंस से। हाइपरमेट्रोपिया का क्या होता है? कॉनकेवेक्स लेंस से। प्रेस बायोपिया का कौन सा लेंस से? बायोफोकल लेंस से। और एस्टिमेटिज्म को किस से? सिलिंड्रिकल लेंस। इंटेस्टेड से बुद्धि से सुनिए, मायोपिया में आपको चाहिए, मायोपिया में चाहिए आपका कॉनकेव लेंस, याद रखिएगा, मतलब MC मायोपिया में कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। और प्रेस बायोपिया में परेशान करे पिया, प्रेस बायोपिया, तो इसमें चाहिए बायोफोकल, बड़ा परेशान करे पिया, बायोफोकल लेंस। और एस्टिग्मेटिज्म सर अब कुछ नहीं दिखा था, सिलिंड्रिकल लेंस, दिमाग घूमने लगा, सिलिंड्रिकल लेंस। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसका। ये लिपिक मायोपिया हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, प्रेस बायोपिया हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। मोटा मोटी बात लिखी समझा ही दिए, खाली लिखना है। ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें नियर ऑब्जेक्ट का स्पष्ट रूप से दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसका कुछ कॉज भी बताएंगे और वीडियो में बने रहिए, कॉज समझ में आ जाएगा क्यों होता है ये। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की दिखाई देगा और नज़दीक का नहीं दिखाई देगा। और प्रेस बायोपिया में न तो नज़दीक दिखाई देगा न तो दूर दिखाई देगा। और एस्टिग्मेटिज्म में आपको कॉर्निया कर्वेचर होने के कारण हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा तो वर्टिकल नहीं, और वर्टिकल दिखाएगा तो हॉरिजॉन्टल, एडजस्ट नहीं होगा। तो मेरा अब हेडिंग होगा मायोपिया, हेडिंग होगा मायोपिया। हेडिंग होगा मायोपिया। हेडिंग होगा मायोपिया। बहुत लंबी टॉपिक्स नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगा कर आप पढ़िएगा, 2 बार रोक रोक कर वीडियो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा।
myopia. सच लिख सकते हैं सुन के भी, डिफेक्ट ऑफ विजन in which man can see only near object clearly. It do not see far object clearly. That defect of vision is called myopia. अब कॉज ऑफ मायोपिया, इसका कारण क्या होता है? कॉज ऑफ मायोपिया, कॉज ऑफ मायोपिया, इसका एक ही कारण है कि आँख के अंदर जो लेंस होता है ना, उसका पावर इंक्रीज कर जाता है। अब पावर इंक्रीज इसलिए कि वो थोड़ा सा चप जाता है, इसका मोटा हो जाता है, लेंस एकदम थिन हो जाता है। और जब मोटा होता है तो फोकल लेंथ कम हो जाता है। पिछले वीडियो में आपको बताए थे पावर ऑफ लेंस में, जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा। तो यहाँ लेंस का क्या होता है, लेंस मोटा हो जाता है तो पावर बढ़ जाता है। अब पावर बढ़ जाता है तो इमेज रेटिना पर जाना चाहिए, रेटिना से पहले ही बन जाता है, और रेटिना पहले से बन जाएगा तो नज़दीक दिखाई देगा और दूर दिखाई नहीं देगा। तो इसका पहला कॉज हो जाएगा लेंस बिकम्स थिन, मोटा हो जाता है। लेंस बिकम्स थिक, मोटा हो जाता है, थिक मोटा हो जाता है। ठीक हो जाए, पावर बढ़ जाए। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इंक्रीज कर जाता है। जब पावर इंक्रीज कर, फोकल लेंथ डिक्रीज करता है, फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकल लेंथ डिक्रीजेज, फोकल लेंथ घट जाता है। और चौथा है इसका इमेज इज फॉर्म फ्रंट रेटिना, रेटिना से पहले बन जाता है। इमेज इज फॉर्म्ड फ्रंट द रेटिना, रेटिना के सामने, फ्रंट द रेटिना। जैसे आपके सामने किसी को कोई मारा जाता है तो आपके सामने हुआ घटना, रेटिना मतलब फ्रंट द रेटिना, रेटिना से पहले बन जाता है। इसमें होता क्या है, सुनिए, ऐसा यदि लेंस, यदि आँख है तो इसके सामने ऐसे लेंस लगा हुआ है तो इसका पावर जो है था बढ़ जाएगा। तो रेटिना यहाँ पर है तो रेटिना से पहले ही इमेज को काट देगी, यहाँ इमेज बन जाएगा। तो इमेज रेटिना से पहले बन गया। इसका उपचार कैसे करेगा, रेमेडी कैसे करेगा? रेमेडी इसको दूर करने के लिए, तो मान लो यहाँ 4 डायप्टर का है, 4.1 डायप्टर का हो गया तो -1 डायप्टर का कॉनकेव लेंस सामने में लगा देगा और यहाँ पर आई हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। अब जो ये लेंस आएगा तो थोड़ा सा इमेज को बड़ा करके भेजेगा और फिर इमेज फिर रेटिना बन जाएगा। इमेज फिर रेटिना बन जाएगा तो स्पष्ट रूप से वो देखने लगेगा। तो ये चश्मा हो गया, चश्मा में कॉनकेव लेंस होगा, पावर निगेटिव होगा। अब पावर जितना बढ़ा देगा, सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा। जल्दी लिख लीजिए, इसको मिटाएंगे हम। इसी से हाइपरमेट्रोपिया ही बन जाएगा। और इसमें कुछ और नहीं लिखना, करेक्शन लिखना है। इन दिस केस मैन कैन यूज द कॉनकेव लेंस, बस सुटेबल पावर कॉनकेव लेंस। इन दिस केस मैन कैन यूज suitable पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ कॉनकेव लेंस फ्रंट दी आई, आँख के सामने, फ्रंट दी आई। बस इसी का रेसिप्रोकल में हाइपरमेट्रोपिया बन जाएगा। यहीं पर हम बनाएंगे हाइट्रोपिया। आपको पिक लेना, पिक लीजिए, नीचे फिर से लिख लो।
तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और आगे आपको बताते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया, यहीं पर बन जाएगा। आप लोगों को भी तरीका बता देते कैसे बनाना है। यहाँ लिखा जाएगा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, या इसी का नाम होगा लॉन्ग साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। Such defect of vision in which man can not see the near object, not see near तो नहीं देखता, not see near object clearly, it see but far object clearly, far object clearly, बस हो गया। That defect of vision is known as hypermetropia, यहाँ बदल जाएगा, is called hypermetropia, बस खत्म। उल्टा हो जाएगा इसका कॉज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया में, कॉज में हाइपरमेट्रोपिया में लेंस बिकम्स थीन हो जाएगा, थिक के जगह पर थिन, पतला हो जाएगा। पावर ऑफ लेंस इंक्रीजेज था डिक्रीजेज हो जाएगा, डिक्रीजेज हो जाएगा। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। और इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, पीछे, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना पीछे बन जाएगा। इन दिस केस मैन कैन यूज द सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कितना जल्दी हो गया कॉन्वेक्स लेंस, है ना। पिक लेना, पिक लीजिए, फिर पिक्चर बनाते, फिर बायोपिक उसमें बदल जाएगा प्रेस बायोपिया में। लॉन्ग हाइपरमेट्रोपिया हो गया, लॉन्ग साइट, पिक ले लीजिए सही से, पूरा बदल गया, सब कुछ जस्ट रिवर्स हो जाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस इज नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस। जो शॉर्ट साइटेडनेस का रेसिप्रोकल होगा वही लॉन्ग साइटेडनेस होगा। जल्दी जल्दी वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक करना और शेयर करना तो मस्ट एकदम रूप से भूलना नहीं है आपको वीडियो, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है, रेटिना इमेज से कैसे पीछे चला जाता है। डायग्राम देखते हैं। इस केस में लेंस का जो पावर था वो घट गया था। जैसे किसी नदी का बांध कमज़ोर होता है तो पानी बह जाता है, आगे तो बह जाता है पानी, नदी में रहना चाहिए, नदी तो बाहर चला जाता है। यह रेटिना का जो लेंस का जो आँख के सामने जो रेटिना, ये जो आँख के सामने जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसका पावर क्या हो गया, यहाँ पर पावर यहाँ पर हो गया क्या, बहुआरे पावर हो, इस लेंस का पावर हो गया डिक्रीज कर गया। तो इमेज जो यहाँ बनना चाहिए इससे थोड़ा सा आगे चला जाएगा, रेटिना के पीछे बन गया, रेटिना हो गया, यहाँ इमेज बन गया। अब इसको रोकने के लिए, यहाँ पर लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देना है, सुटेबल पावर का, सुटेबल पावर का लेंस लगा देना है। अब ये लेंस पर इस पर आएगा, दोनों का पावर मिला, फिर रेटिना पे इमेज बन जाएगा। ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये भी कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये हाइपरमेट्रोपिक लाई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है, ये है कोरेक्टिव है, कोरेक्शन, कोरेक्शन उपचार कर दिया गया, कोरेक्शन ऑफ आई, आई का उपचार कर दिया। और जब कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल आँख के सामने का, कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग कर लिया गया सुटेबल पावर का, जैसे मान लो इस 4 डायप्टर का था, 3 डायप्टर का हो गया, तो एक डायप्टर के सामने लगा देगा तो 4 जब फिर इमेज देखने लगेगा। यदि ये कोरेक्शन कर देगा तो इमेज फिर क्या होगा, रेटिना पे बनने लगेगा। और रेटिना पे बनने के बाद क्या होगा, जो दूर नहीं दिखाई, तो दूर भी, अब जो दूर दिखाई देता था अब नज़दीक भी दिखने लगेगा, तो दूर का भी दिखाई देगा और नज़दीक का भी दिखाई देगा। तो व्हेन मैन यूज द सुटेबल पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर hypermetropic eye, then it see all object clearly। उसे सभी वस्तु नदी के दूर दोनों का रूप से दिखा देना। डायग्राम पिक लीजिए इतना दूर का। लास्ट है प्रेस बायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। इसमें डिफिनीशन है नहीं, वो तो उसी का उपचार है ना। टाइम कितना हो गया?
1:19। छोड़ दीजिए क्या, प्रेस बायोपिया बता देते हैं। हाँ वो बता चौथे ना एक टाइप, तीसरा टाइप। चौथा तक टाइप बता दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए, 2 बचेगा। वीडियो में 1 घंटा में 5 मिनट का। 8 GB का हो जाता है। परेश बायोपिया, सच डिफेक्ट ऑफ विजन, सच defect of vision in which man cannot see near and far object clearly. That defect happen in only old age. That defect of vision is called Paresh बायोपिया। परेश बायोपिया, इसमें कॉज जो होता है, कॉज इसका है, इसमें मनुष्य का एक आँख के अंदर पावर होता है एक्रोमाइजेशन, ये लॉस हो जाता है, जिस कारण वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता है। इन दिस केस मैन कैन नॉट adjust their focal length due to loss of power of accommodation। पावर अकोमोडेशन क्या होता है, जिस एबिलिटी के आधार पर आँख अपनी लेंस को एडजस्ट करते रहता है, इसमें एडजस्टिंग पावर ही खत्म हो जाए। वन ओल्ड हो जाता है, उसकी सिलेक्सी मसल सिकुड़ जाती है, तो आँख के अंदर जो लेंस होता है उसको एडजस्ट करना, जैसे दूर को कब देखना है, नदी को कब देखना है, तो आँख उसके फोकल लेंथ को खुद एडजस्ट करते रहता है, बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब आदमी ओल्ड हो जाता है तो इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होता है वो लॉस हो जाता है। तो सच डिफेक्ट जो होता है केवल ओल्ड एज, बूढ़े लोगों का होता है। एक बार समझ लीजिए, सच डिफेक्ट ऑफ विजन, आँख के अंदर एक ऐसा डिफेक्ट इन विच जिसमें मैन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट एंड फार क्लियरली, न तो नज़दीक दिखाई देगा, यहाँ नियर भी नहीं दिखाई देगा और फार भी नहीं देगा, दोनों नहीं दिखाई देगा, न नियर दिखाई देगा बेचारा को, न दूर। क्यों नहीं दिखाई देगा, तो इस डिफेक्ट को परेश बायोपिया कहेंगे। लेकिन ये दिखाई क्यों नहीं देगा, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो फोकल लेंथ था ना उसको एडजस्ट नहीं करता है। और ये बीमारी सिर्फ ओल्ड लोगों को होता है, जो बूढ़े लोग होता है, 60+ होता है, उसको इस तरह का बीमारी होता है। इस तरीका की बीमारी को उपचार करने के लिए, करेक्शन के लिए उपचार के लिए बायोफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। इन दिस केस मैन कैन यूज suitable power of बायोफोकल लेंस। बायो यहाँ पे प्रेस बायोपिया है तो बायोफोकल लेंस। बस इतना आज याद रखिए, बहुत है आज के लिए। फिर एस्टिग्मेटिज्म, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप,
सिंपल मैक्रोस्कोप 4 टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो बच्चों अभी तक ये वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं अरविंद अलवेला आपके लिए